नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हो, सीईटी 2024 एग्जाम के महत्वपूर्ण टॉपिक समाज, जहां से अधिकतर प्रश्न बनते हैं, उसको मैं शानदार ट्रिक्स के द्वारा आपको समाज पहचानने की स्टाइल बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कहां से समाज के प्रश्न बन सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देख लीजिए, शानदार आज का ये वीडियो होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो देखिए, सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए समाज किसे कहते हैं, समाज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बिल्कुल नहीं घबराना। क्या होता है समाज का शाब्दिक अर्थ? होता है संक्षिप्त या छोटा करना। ठीक है, कई बार ये प्रश्न आ चुका है, तो ध्यान से देख ले। समाज का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा करना। समझ में आ गया? अगला जो प्रश्न यहाँ से बन सकता है वो बनेगा, समाज किसे कहते हैं? तो समाज दो शब्दों का मेल या संयोग होता है, यानी जिसमें दो शब्दों का मेल या संयोग होता है वहां पर समाज समझा जाता है। और संधि में क्या होता है, ध्यान रखना। संधि में यहाँ पर संधि में दो वर्णों का मेल होता है, ध्यान रखना। संधि में क्या होगा, दो वर्णों का मेल होगा। दो वर्णों का, दो वर्ण, तो संधि में दो वर्ण में विकार उत्पन्न होता है, मेल या योग होता है। लेकिन समास के अंतर्गत दो शब्दों का मेल या संयोग होगा, वहां पर समास होता है। ये ध्यान रखना। यहाँ से कई बार ये सब प्रश्न बन चुके हैं। अगला देखिए, अब यदि आपसे अगला प्रश्न समास का बन सकता है मोटा मोटा, वो कहां से बनेगा? वो आपसे बन सकता है कि समास के भेद कितने हैं। तो भेद पद या शब्द की प्रधानता के आधार पर मूल रूप से चार ही है। कितने हैं? चार। ठीक है, कौन कौन से? देखो, समाज के भेद शब्द या पद की प्रधानता के आधार पर पूछ ले आपसे, तो चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के होते हैं। क्यों? क्योंकि एक होगा प्रथम पद प्रधान, दूसरा होता है द्वितीय पद प्रधान, तीसरा होता है दोनों पद प्रधान, और चौथा होता है अन्य पद प्रधान। तो इस पद प्रधानता से आपको प्रश्न बन सकता है। तो समाज के भेद यदि आपसे शब्द या पद की प्रधानता के आधार पर पूछ लिया जाए तो ये चार प्रकार से होता है। और वैसे पूछा जाए आपसे कि समाज कितने प्रकार के हैं, तो 6 हो जाएंगे। अब कैसे? तो ध्यान से देखिए, समाज के भेद शब्द या पद की प्रधानता के आधार पर कितने हैं? 4। और वैसे कितने होते हैं? 6। अब देखो, प्रथम पद प्रधान वाला जो समास होता है उसे कहा जाता है अव्ययभाव समास, जिसमें पहला पद प्रधान होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, द्वितीय पद प्रधान यानी दूसरा पद प्रधान किसमें होता है? तो वो होता है तत्पुरुष। और इस तत्पुरुष के ही भेद के रूप में ध्यान रखना, एक क्रमधारी होता है और दूसरा द्विगु होता है। इसे मोस्ट इंपोर्टेंट समझ लेना। तो आपसे यदि पूछ लिया जाए द्वितीय पद प्रधान में कितने समास है, तो 3 हो जाएंगे, तत्पुरुष, कर्मधारी और द्विगु। ये दूसरा पद प्रधान होता है इनका। ठीक है, दोनों पद प्रधान में क्या है? द्वंद्व आएगा। क्या आएगा? द्वंद्व। उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और तीसरा अन्य पद प्रधान में बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, तो शब्द या पद की प्रधानता के आधार पर यदि आपसे पूछा जाए समास कितने हैं, तो 4 है। और वैसे समास कितना होता है? तो 6। तो आपको ये दोनों ध्यान रखना है। आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक प्रश्न यहां से ऐसे बन सकता है, प्रथम पद प्रधान कौन सा समास है? तो आपको ध्यान रखना है अव्ययभाव समास होगा। द्वितीय पद प्रधान कौन सा है? तत्पुरुष समास, क्रमधारी समास और द्विगु समास। इसे आप नोट रखें। और दोनों पद प्रधान द्वंद्व, नाम से ही मालूम होता है द्वंद्व हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। दोनों पद प्रधान, अन्य पद प्रधान वाला बहुव्रीहि हो जाएगा। अब एक एक को अपन लेकर थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, जहां से प्रश्न बन सकता है। तो ध्यान से देखिए, मैंने पहला लिया है अव्ययभाव समास। इसमें आपको मोटा मोटा क्या ध्यान रखना है वो मैं बताऊंगा, और कुछ शानदार शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। उस ट्रिक्स को फॉलो करोगे तो आप शब्द देखते ही पहचान लोगे इसमें अव्ययभाव समास है। तो चलो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, नाम से ही मालूम हो रहा है अव्यय, जो खर्च नहीं होता है, यानी ऐसे शब्द जिस पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अव्ययभाव समास होता है। उस पद में
अव्ययभाव समास होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले अपरिवर्तनशीलता का भाव कौन से समास में आता है, ध्यान रखना। तो कौन से में आएगा, अव्ययभाव समास में आता है अपरिवर्तनशीलता का भाव, ठीक है। दूसरा यहां से प्रश्न बन सकता है, वो बनेगा पहला पद प्रधान किसमें होता है, प्रथम पद प्रधान किसमें है, तो वो अव्ययभाव समास में होता है, ये ध्यान रखना है। अब देखो अव्यय का पद का रूप लिंग वचन कारक के आधार पर नहीं बदलता है, वह सदैव एक सा बना रहता है और यही अपरिवर्तनशीलता का भाव है। यानी इसमें जो पद होगा अव्यय पद, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लिंग वचन और कारक के आधार पर एक जैसा बना रहेगा, वह अव्ययभाव समास होता है, ठीक है। अब देखो कुछ मैं ट्रिक्स बता रहा हूं, उसे आप फॉलो करें, अव्ययभाव समास को आप आसानी से पहचान सकते हो। तो सूत्र देखो अच्छी तरह से, सूत्र आपको क्या ध्यान में रखना है, यदि आपको यथा और प्रत्यय से जुड़े हुए शब्द याद रखना, यथा प्रत्यय से जुड़े हुए शब्द मिल जाते हैं तो वह कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययभाव समास। अब देखो यहाँ यथाशक्ति, यथा समय, प्रति क्षण, प्रतिदिन, तो मैं यही कह रहा हूं, यदि आपको यथा और प्रत्यय से जुड़े हुए शब्द मिलते हैं तो वहां पर कौन सा समास होता है, अव्ययभाव, ये आपको ध्यान में रखना है। एक और देखिए, हर और भर, हर और भर से जुड़े हुए शब्द मिलते हैं, वो अव्ययभाव समास होता है। देखो बरपेट, आगे बरपेट। एक और इंपॉर्टेंट है, वो याद रखा, एक नंबर, दो नंबर, तीसरा नंबर आपको ध्यान रखना है, उपसर्ग से जुड़े हुए शब्द। क्या याद रखोगे आप, उपसर्ग लगे हुए शब्द, यानी उपसर्ग लगे हुए शब्द हमेशा अव्ययभाव समास में आते हैं, ये ध्यान रखना। और साथ में अपरिवर्तनशीलता का भाव उसमें होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो आ जन्म, आ उपसर्ग लगा हुआ, आ मरण, आ उपसर्ग लगा हुआ, तो मैं कह रहा हूं यथा प्रत्यय से जुड़े हुए, हर भर से जुड़े हुए या उपसर्ग लगे हुए शब्द किसमें होते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना अव्ययभाव समास में होते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से समझ लीजिए। यथा प्रत्यय से जुड़े हुए, हर भर से जुड़े हुए, उपसर्ग से जुड़े हुए शब्द अव्ययभाव समास में होते हैं। देखिए अच्छी तरह से, यथाशक्ति, यथा समय, प्रति क्षण, प्रतिदिन, और साथ में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपरिवर्तनशीलता का भाव, वहां पर अव्ययभाव समास हो जाएगा। एक मैंने का उपसर्ग, उपसर्ग लगा हुआ शब्द, आमरण, आ जन्म, बेखबर, ये सारे, जैसे एक शब्द बेखबर, 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 बेखबर कैसा है, तो अव्ययभाव शब्द है, कैसा है, अव्ययभाव समास हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब एक और ध्यान रखा, पुनरुक्ति शब्द, ये याद रखना, पुनरुक्ति शब्द जो भी आते हैं, पुनरुक्ति यानी बार बार रिपीट जो शब्द होते हैं, वो भी अव्ययभाव समास में आते हैं। किसमें आते हैं, अव्ययभाव समास में आएंगे। अच्छी तरह से देख लेना, यहाँ से प्रश्न बनता है, ध्यान से देख लेना। जैसे घर घर, रातों रात, ये पुनरुक्ति शब्द है। कैसे शब्द है, पुनरुक्ति शब्द है, बार बार रिपीट हो रहे शब्द, एक ही शब्द दो बार आ रहा है, पुनरुक्ति हो रही, वहां पर अव्ययभाव समाज होता है। ध्यान रखना, घर घर, रातों रात। मेरे हिसाब से आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस समाज में आपको चार चीजें ध्यान रखनी है, यथा प्रत्यय से जुड़े हुए, हर भर से जुड़े हुए, उपसर्ग लगे हुए और पुनरुक्ति शब्द हो, वह अव्ययभाव समाज होता है। अवयव का मतलब होता है अपरिवर्तनशीलता का भाव, और इसमें पहला पद प्रधान होता है। समझ में आ गया, आगे बढ़े, चलो अगला देख लेते हैं। अब देखिए दूसरा है तत्पुरुष समाज। तत्पुरुष समाज इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि तत्पुरुष समाज में दूसरा पद प्रधान होता है, ध्यान रखना है। और क्या, इसमें कारक चिन्ह का लोप होगा, तो कारक चिन्ह के लोप के आधार पर ये मूल रूप से 6 प्रकार के होते हैं, कारक 8 होते हैं, लेकिन ये 6 प्रकार से होंगे। 2 कारकों वाला तत्पुरुष नहीं होता है, एक तो कर्ता आपको ध्यान रखना है और एक संबोधन। समझ में आ गया। तो अब चलो इस पे तत्पुरुष समाज
प्रश्न आपका बन सकता है दूसरा पद प्रधान किस समास में होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए तत्पुरुष समास में होता है दूसरा पद प्रधान। एक और बनेगा कारक चिन्ह का लोप, कारक चिन्ह का लोप किस समास में होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। यहां तक समझ लेना अच्छी तरह से, ऐसे प्रश्न बढ़ेगा। अब देखो कारक चिन्हों के लोप के आधार पर 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं, तो ध्यान रखना 6 भेद है। तत्पुरुष के कितने भेद हैं, अच्छी तरह से ध्यान रखना 6। वैसे कारक 8 होते हैं, लेकिन 2 कारकों के तत्पुरुष नहीं होते हैं, उसे ध्यान रखना है। वो कौन कौन से, यहां लिख दिया मैंने, कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर दूसरे जो सारे कारक है 6, उसके आधार पर तत्पुरुष के 6 भेद होता है। यहां से ये 3 प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। अगला एक और देख लीजिए, उदाहरण द्वारा आप अच्छी तरह से समझ ले। एक बात ध्यान रखना, तत्पुरुष समास में कई बार क्या होता है, विग्रह पूछ लिया जाता है। ये पद नहीं पूछ के आपको ये जो विग्रह है वो पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान से आप जरूर देख लें विग्रह को। तो चलो चलते हैं। पहला जो तत्पुरुष होता है वो कर्म कर्ता नहीं होता है, कर्म का, तो कर्म तत्पुरुष कहते हैं उसे। तो देखो ग्रामगत, ग्रामगत, तो ग्रामगत दूसरा पद प्रधान है, गया हुआ, ठीक है। तो ग्रामगत यानी ग्राम को आपको ऐसे कैसे लिखना, गांव नहीं करना है, ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ, तो ये कर्म तत्पुरुष समास है। वैसे आपको इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, ठीक है। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वाले विशेष ध्यान रखें, उनको पूछ सकते हैं, सीटी में इतनी गहराई से नहीं पूछेगा। अगला देखो सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय, ये ध्यान रखो, ठीक है। अब आपका जो विग्रह करो ना, तो ग्रामगत है तो ग्राम ही लिखना है आपको, गांव नहीं लिखना, ये ध्यान रखें। सर्वप्रिय सर्व ही लिखना है, सब नहीं लिखना है। यदि आपको सबको प्रिय लिखा हुआ मिलता है तो वो गलत है, आपको सर्व ही लिखना है, सर्व को प्रिय, ठीक है। शरणागत, शरण को आया हुआ, ऐसे नहीं शरण को गत, शरण को आया हुआ, तो ये विग्रह भी पूछ सकते हैं। ये तत्पुरुष के इंपोर्टेंट मैंने उदाहरण दिए, अच्छी तरह से देख लेना। आपसे सीधा पूछ सकते हैं शरणागत में कौन सा समास है, तो आपको ध्यान रखना है ये तत्पुरुष समास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, करण का मतलब से, तो देखो भावपूर्ण, भाव से पूर्ण, भाव से पूर्ण, ठीक है। हस्तलिखित मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तत्पुरुष का अच्छा उदाहरण है, इनको अच्छी तरह से आप देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, यहां से आपको जरूर मिल जाएगा। 10 मिनट का टाइम लगेगा, वीडियो अच्छी तरह से देखें और इन शब्दों को तो आप याद कर ले। ये तत्पुरुष के मैंने इंपोर्टेंट मोस्ट शब्द और पद लिए हैं। तो देखो भावपूर्ण, भाव से पूर्ण, हस्तलिखित, हस्त से लिखित, मैं बार बार कह रहा हूं, आप यहाँ हस्त की जगह हाथ मत कर लेना, हाथ से लिखित कर दिया तो आपका विग्रह गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विग्रह गलत हो जाएगा। इसलिए जैसा है वैसा लिखने की कोशिश करना, और जो कारक है उस कारक को लगा देना। हस्त से लिखित, हस्त से लिखित करण तत्पुरुष का उदाहरण है। अगला देखिए बाढ़ पीड़ित, मोस्ट इंपोर्टेंट, तो बाढ़ से पीड़ित, बाढ़ में पीड़ित नहीं आएगा, बाढ़ से पीड़ित आएगा, ठीक है। इनको विग्रह को अच्छी तरह से आप याद कर लें, अच्छी तरह से देख लें, ये विग्रह परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला देखिए गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा यानी संप्रदान के लिए, संप्रदान तत्पुरुष यहां पर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ठीक है। अगला देखो विद्यालय, आपसे पूछा जाएगा विद्यालय में कौन सा समास है, तो आपको ध्यान रखना है विद्या के लिए आलय लिखना है, और वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, विद्यालय तत्पुरुष समास का। और इसका विग्रह करोगे तो वो आ जाएगा संप्रदाय तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संप्रदाय
तत्पुरुष। ठीक है, आगे देखिए युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि आएगा। ठीक है, युद्ध की भूमि नहीं आएगा। ये विग्रह अच्छी तरह से देख ले, तत्पुरुष में यही गड़बड़ करोगे आप, तो इनको विग्रह को अच्छी तरह से देख लेना। युद्ध भूमि यानी युद्ध के लिए भूमि, इनको अच्छी तरह से आप देखना। आगे देखो, देश निकाला, देश से निकाला, तो ये अपादान से, अपादान कारक का अर्थ होता है अलग होने का, अलग होने का भाव जहां होता है वहां अपादान कारक होता है से अलग होने का। तो देश निकाला, देश से निकाला। ठीक है, पथ भ्रष्ट, अच्छी तरह से देखना, ये अपादान कारक का बहुत अच्छा कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो पथ से भ्रष्ट आएगा, पथ में भ्रष्ट नहीं आएगा, ध्यान रखना। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त आएगा, ऋण में मुक्त नहीं आएगा। ये तत्पुरुष के शानदार उदाहरण है। दो और है, उसको भी ले लेते हैं, ध्यान से देखिए, फिर मैं आपको अगला कर्मधारय बता देता हूं। ठीक है, गंगा जल, गंगा का जल, ये समंत का की के तत्पुरुष है, समंत तत्पुरुष है, तत्पुरुष के इंपोर्टेंट उदाहरण है। मतदाता, मत का दाता, जल धारा, जल की धारा, ये इंपोर्टेंट तत्पुरुष के उदाहरण है। अगला देखिए, जल मग्न, जल में मग्न, यह आएगा अधिकरण में पर, ये अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण है। आप बीती, आप पर बीती, इंपोर्टेंट, जलमग्न इंपोर्टेंट। सिर दर्द मोस्ट इंपोर्टेंट, सिर में दर्द होता है, सिर पर दर्द नहीं होता है। ठीक है, सिर में दर्द। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ये अधिकरण तत्पुरुष के शानदार उदाहरण है। किसके है? अधिकरण तत्पुरुष समाज के। किसके है? अधिकरण तत्पुरुष समाज के। ये सारे तत्पुरुष समाज के उदाहरण थे। अगला देखिए आप कर्मधारय का, कर्मधारय देखिए आप अच्छी तरह से। कर्मधारय में क्या है? इसमें मैंने कहा तत्पुरुष का एक भाग है, तो दूसरा पद प्रधान होता है, घबराना नहीं है। और क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट, विशेषण विशेष संबंध पाया जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, क्या पूछा जाएगा? विशेषण विशेष संबंध किस में पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कर्मधारय समाज। याद रखना, अच्छी तरह से रखना, ठीक है। और उपमेय उपमान संबंध किस में पाया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए कर्मधारय समास में उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है। अच्छी तरह से नोट कर ले दोनों। मोस्ट विशेषण विशेष संबंध कर्मधारय समास, उपमेय उपमान संबंध कर्मधारय समास। याद हो गया? एक और ध्यान रखना है, उपमेय उपमान विशेषण विशेष संबंध पाया जाएगा और तीसरा अर्थ इसमें नहीं निकलता है। जिसमें तीसरा अर्थ निकल जाता है फिर वो बहुव्रीहि समास हो जाता है, बहुव्रीहि समास हो जाता है, कर्मधारय नहीं रहता है। आगे मैं बताऊंगा आपको, अभी यही याद रखना है। विशेषण विशेष संबंध किस में पाया जाता है? तो कर्मधारय समास में। उपमेय उपमान संबंध किस में पाया जाता है? तो कर्मधारय समास में, ठीक है। और कुछ मोस्ट उदाहरण इसके देख लीजिए, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। इसका भी दूसरा पद प्रधान होता है और ये तत्पुरुष के भाग के रूप में आता है, ठीक है। अगला उदाहरण देखो, महापुरुष, इसका भी विग्रह अच्छी तरह से आपको नोट करना है। महान है जो पुरुष, ठीक है। प्राण प्रिय, प्रिय है जो प्राणों से, ये विशेषण विशेष संबंध है, ये याद रखना। महापुरुष प्राण प्रिय, ठीक है। मृगनयनी, चंद्रवदन, ये सारे चंद्रमुखी, ये सारे कर्मधारय समाज के अच्छे उदाहरण है। किसके है? कर्मधारय के। देख लीजिए, मृगनयनी, मृग के समान नेत्रों वाली कर्मधारय समाज, महापुरुष कर्मधारय समाज, प्राण प्रिय कर्मधारय समाज, चंद्रवदन कर्मधारय समाज, भव सागर, अच्छी तरह से ये मोस्ट इंपोर्टेंट, भव रूपी सागर, ये सारे कर्मधारय समाज के अच्छे उदाहरण है। तो आप कर्मधारय समाज में तीन चीजें ध्यान रखनी है, दूसरा पद प्रधान और इंपोर्टेंट चीज है विशेषण विशेष संबंध
कर्मधारय में पाया जाता है, उपमेय उपमान संबंध कर्मधारय में पाया जाता है। तीसरा अर्थ नहीं निकलना चाहिए, वो सारे मृगनयनी, चंद्रवदन, भवसागर, महापुरुष, ये सारे कर्मधारय समाज के अच्छे उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, अगला द्विगु, द्विगु समाज, इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है द्विगु। द्विगु में क्या है, कुछ नहीं है, संख्यावाचक पद आएंगे। क्या आएंगे, संख्यावाचक पद आएंगे, यानी संख्या का बोध आएगा। क्या आएगा, गणना बोधक होंगे। तो ध्यान रखना, दूसरा पद प्रधान, ये इतना इंपोर्टेंट नहीं, या ये आपको ध्यान रखना, पहला पद संख्यावाचक होता है। किसमें होता है, द्विगु समाज में। द्विगु का ध्यान रखना, द्विगु दिन गिनने हैं, द्विगु दिन गिनने हैं, यानी गिनती किसमें आएगी, वो द्विगु समाज होता है। ठीक है, अब गिनती कई बार पहले पद में आ जाती है और कई बार द्वितीय पद में भी आ जाती है। तो आपको ये ध्यान नहीं रखना, पहला पद संख्यावाचक होता है, कई बार दूसरा पद भी संख्यावाचक लिख देते हैं, जैसे लेखक गृह। ठीक है ना, तो इसमें दूसरा पद में संख्या है, आपको ये ध्यान रखना है। इसमें संख्यावाचक या गणना बोधक शब्द आते हैं और समूह का बोध कराते हैं, ये ध्यान रखना। तो अब आपसे प्रश्न बनेगा, या संख्यावाचक पद या गणना बोधक पद किसमें आते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए द्विगु समाज में। समूह का बोध किसमें होता है, तो द्विगु समाज में। बस मोटे मोटे यहाँ से, बाकी आप द्विगु समाज को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। तो देखो कैसे पहचानोगे, उदाहरण देख लीजिए अच्छी तरह से। नवरत्न यानी 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह। सप्ताह 7 अहतों का समूह, 7 अहतों का समूह। सप्ताह यानी 7 अहतों का समूह। शताब्दी यानी 7 अब्दों या वर्षों का समूह। मैंने कहा समूह का बोध किसमें होता है, द्विगु समाज में होता है। संख्यावाचक पद या गणना बोधक पद किसमें आते हैं, तो द्विगु समाज में आते हैं। ये आप अच्छी तरह से याद में रखें। त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह। पंचरात्र 5 रात्रियों का समाहार। तो समूह और समाज शब्द आएंगे एक इसमें, समूह और समाहार। अच्छी तरह से याद रखे, समूह और समाहार और संख्यावाचक पद द्विगु में आते हैं। इसे अच्छी तरह से नोट कर ले। आगे बढ़े, अगला देख लीजिए, ये हो गया। अगला है द्वंद्व। द्वंद्व नाम से ही मालूम पड़ रहा है, द्वंद्व यानी खींचातानी, लड़ाई झगड़ा, माता पिता, अमीर गरीब दोनों। अब इसको पहचानने की शानदार ट्रिक्स क्या है, वो अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ध्यान से देखिए, दोनों पद प्रधान होते हैं। अब आपसे प्रश्न बनेगा सीधा सीधा, दोनों पद प्रधान कौन से समास में होते हैं, तो आपका होना चाहिए द्वंद्व। क्या होगा, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ये ध्यान रखना है। आगे आपको ध्यान रखना है, दोनों पद योजक चिन्ह, ये वाला चिन्ह अच्छी तरह से नोट करें, ये वाला चिन्ह आएगा दोनों पदों के बीच में, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। तो दोनों पद योजक चिन्ह से जुड़े हुए होंगे, ध्यान रखना है। और समास विग्रह करने पर इसके अंतर्गत और, या, अथवा, एवं आता है। बस ये याद रख लीजिए आप, द्वंद्व समाज याद हो जाएगा। सबसे पहले आपको द्वंद्व का ध्यान रखना, योजक चिन्ह आएगा ये, और दोनों पद प्रधान होंगे। कई बार सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं, दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है द्वंद्व समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं। फिर दूसरा आपसे पूछ लेते हैं, योजक चिन्ह किसमें आता है, तो योजक चिन्ह द्वंद्व समाज में आता है। योजक चिन्ह किसमें आएगा, द्वंद्व में आएगा। फिर समास विग्रह करने पर और, या, अथवा, एवं आता है। अब उदाहरण देख लीजिए, कुछ आपको समझ में आ जाएगा। रात दिन ये योजक चिन्ह आ गया, तो योजक चिन्ह देखते ही आपका द्वंद्व हो जाना चाहिए। योजक चिन्ह देखते ही रात दिन, फिर और, या, अथवा विग्रह में आएगा रात और दिन। सीता राम, सीता और राम, ये योजक चिन्ह आएगा। ठीक है, और दोनों पद प्रधान योजक चिन्ह में, ध्यान रखना, योजक चिन्ह द्वंद्व समाज में आता है। और द्विगु में संख्यावाचक आता है। दाल रोटी, दाल और रोटी, दाल या रोटी मत करना, दाल और रोटी होता है। लाभ हानि, लाभ और हानि मत करना, लाभ या हानि। इनका विग्रह विशेष ध्यान रखें आप,
विग्रह में क्या करते हैं विद्यार्थी गलत कर देते हैं, जहां और आना चाहिए वहां या कर देते हैं और जहां या आना चाहिए वहां और कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे लाभ हानि, तो लाभ और हानि नहीं आएगा, आपको ध्यान रखना लाभ या हानि आएगा विग्रह में। और ये द्वंद्व समाज का अच्छा उदाहरण है। दाल रोटी, दाल या रोटी नहीं आएगा, दाल और रोटी आएगा। ठीक है, ये हो गया एक और समाज है, ज्यादा समय नहीं लेते हैं। और समाज का महत्व कहां से प्रश्न बढ़ रहे हैं वो मैं आपको करा रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियो आपको सहजता से प्राप्त हो जाए। बाकी ज्यादा नहीं कहूंगा मैं कुछ, आगे बढ़ते। बहुवीय समाज, देखो बहुवीय समाज क्या होता है, अन्य पद पदार्थ जिसको अन्यार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अन्यार्थ। अन्यार्थ कहाँ निकलता है, वो बहुवीय समास में अन्यार्थ निकलता है, यानी अन्य अर्थ निकलेगा, तीसरा अर्थ निकलेगा, जो शब्द होगा उसका अन्य अर्थ निकलेगा, वह बहुवीय समाज होता है। यानी अन्य पद पदार्थ कौन सा समास है, तो आपको ध्यान रखना बहुवीय। इनके उदाहरण देख लेते हैं, वैसे आपको मालूम है। उदाहरण घन श्याम, घन जैसा श्याम यानी कौन, तीसरा अर्थ यानी अन्य अर्थ निकल गया घनश्याम का, श्री कृष्ण। तो ध्यान रखना है, जैसे घनश्याम शब्द आ गया, अगर तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है तो कर्मधारय समाज होता है। और तीसरा अर्थ निकल रहा है भगवान के रूप में, ध्यान रखना, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, बहुवीय समाज हो जाता है। देखिए अच्छी तरह से, नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, तो नीला कंठ किसका है, शिव का, शिव का। ठीक है, दशानंद, दस आनंद यानी सिर है जिसके, वो किसके है, रावण। हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका, किसके है, सरस्वती के। महावीर, मान है जो वीर, कौन है, हनुमान। बजरंग बली, चतुर्भुज, चार भुजाएं है जिसके, विष्णु। अब आप कहोगे सर यहाँ चतुर्थ आया हुआ, तो क्या यहाँ दिगु है क्या, दिगु है क्या, क्योंकि आपने कहा था दिगु में संख्यावाचक होता है। क्या होता है, संख्यावाचक होता है। लेकिन मैं कहूंगा यहाँ ये दिगु नहीं है, चतुर्भुज, इसका अन्य अर्थ निकल रहा है। क्या निकल रहा है, अन्य अर्थ निकल रहा है। तो अन्य अर्थ जहां निकल जाता है वहां पर बहुवीय समाज हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। चतुर्भुज में क्या होगा, चार भुजाएं जिसकी, भगवान विष्णु के लिए ये रूढ़ है। तो ऐसे शब्द जो किसी के लिए रूढ़ हो गए हैं वो हमेशा बहुवीय समास में आते हैं, इसे जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों।